नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। वक्त हो चुका है अगले सेशन का। आपके सामने फिर मैं हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू है, इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है गुप्तोत्तर काल। ठीक है। और लेक्चर जो हमारा रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री में, जो कंटिन्यूस जो हम कर रहे हैं, वो 7वां जो है लेक्चर है, 7वीं क्लास है पोस्ट गुप्ता पीरियड में। इंग्लिश में जो है इसको पोस्ट गुप्ता पीरियड कहते हैं। और टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू, जो मेन जो हमारा फोकस है वो इस पर है। तो चलिए दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपने पोस्ट गुप्ता पीरियड पर। मैं निकालता हूं पोस्ट गुप्ता पीरियड के क्वेश्चंस। चलो, जैसे कि मौर्योत्तर काल में मैंने बताया था, वैसे इसमें भी जो है मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जो हम दो भागों में बांटते हैं। एक उत्तर भारत के राजाओं को पढ़ते हैं, और एक जो है इसमें दक्षिण भारत के राजाओं को जो है पढ़ते हैं। उत्तर भारत में कई राजा आते हैं गुप्त वंश के पश्चात। उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस रहता है वो हर्ष वर्धन पर रहता है। ठीक है, वर्धन। और इसके वंश का नाम है वर्धन डायनेस्टी या वर्धन वंश। और यहाँ पर जो है हमें बादामी के चालुक्य, ठीक है, और कांची के पल्लव, और मदुरई के पांड्या, ये जो है हमें पढ़ने को मिलते हैं। फिर आगे जो है यहाँ से और दक्षिण भारत में चलते हैं तो चोल और राष्ट्रकूट जैसे नाम दक्षिण भारत के आते हैं, वो सब जो है हम पढ़ेंगे। पहले हम जो है गुप्तोत्तर काल के शुरुआत करते हैं। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? कई क्लासेस मेरी आप जो है देख चुके हो, और हमारी टीम के लोगों की एक से बढ़कर एक क्लासेस जो आप देख चुके हो। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से जो है चीजें चल रही हैं। आप देख रहे हो कि हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक एक टॉपिक और एक एक क्वेश्चन को जो है हम उठा रहे हैं, एक एक चीज को बारीकी के साथ आपको एक्सप्लेन करके दे रहे हैं, कि ताकि आपको ये लगे कि हिस्ट्री या जीएस या पॉलिटी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी जो है चीज है। तो हर्षवर्धन की अगर हम बात करें, अगर आपने पढ़ाई करी है तो हर्षवर्धन की हम बात करें तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तीन जो है किताबें जो है इसने लिखी। कुछ लोग कहते हैं लिखी, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा दे करके लिखवाई। तो तीन किताबें लिखी थी। अब इसमें से रत्नावली जो है यहाँ पे अवेलेबल है, बाकी दो किताबें आपसे कभी भी कहीं भी पूछी जा सकती हैं। ओके, चलो। रत्नावली, हर्षवर्धन, कादम्बरी की जो किताब है वो इसके दरबारी कवि जिनका नाम है जो है बाणभट्ट, उसने जो है लिखी थी। बाणभट्ट, हर्षवर्धन। चलो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? दो किताबें होती हैं, आत्मकथा खुद लिखी जाती है, और जीवनी जो है किसी दूसरे के द्वारा जो है लिखी जाती है। तो हर्षवर्धन की आत्मकथा, यानी आत्मकथा वैसे खुद लिखी जाती है, बट प्रश्न के अनुरूप जो है हमें आंसर दे करके चलना। कभी कभी प्रश्न की भाषा इस प्रकार कर दी जाती है। तो बाणभट्ट जो अभी हम जो कह रहे थे, इसने दो किताबें लिखी। एक हर्षचरित, एक किताब का नाम है हर्षचरित, और एक किताब का नाम है कादम्बरी, जो पिछले प्रश्न में थी। तो जो हर्षचरित है वही जो है हर्षवर्धन की जीवनी या आत्मकथा है इस प्रश्न के जो है हिसाब से। ठीक है। फिरदौसी की किताब का नाम शाहनामा है, जो आगे आपको मिलेगी। ठीक है। वरामिहिर की किताब में आपको
इससे पहली वाली पंच सिद्धांतिका किताब में जो है बता चुका हूं। ठीक है, चलो। गंगा नदी के किनारे स्थित हर्ष साम्राज्य के शासन काल की राजधानी कौन सी थी? गंगा नदी के किनारे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो हरियाणा में, पंजाब हरियाणा में जो हरियाणा है, यहाँ पर थानेश्वर नामक एक जगह थी, यहीं पर जो है इसकी राजधानी थी। किसी वजह से जो है इसको उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जो है शिफ्ट होना पड़ा, जो कि गंगा नदी के किनारे है, और यहीं पर जो है इसकी राजधानी हो गई। तो पहले तो आंसर को देखते हैं, कन्नौज है कि नहीं है। कन्नौज है, आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न हमारे मन में ये आएगा कि क्यों शिफ्ट हो गया था ये। तो शिफ्ट होने का कारण जो है आपको जानना है कि इसकी जीजाजी जो थे वो यहाँ कन्नौज में थे, और जीजाजी की जो है हत्या कर दी गई थी। इस वजह से ये शिफ्ट हुए, और शिफ्ट हुआ अपनी बहन को सहायता देने के लिए। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज। निश्चित रूप से कज्जौन ही रहेगा क्योंकि यह राजधानी थी। आपको जानकारी के लिए बता दें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्नौज के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष जो है चलता है। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है चलता है, जिसमें 3 हमारे गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जैसे वंश जो है हमारे जो है यहाँ भाग लेते हैं। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर लगा? पाटलिपुत्रा में लगा, वैशाली में लगा, कांचीपुरम या नालंदा में। तो नालंदा जो है हर्षवर्धन से पहले कहाँ पर स्थित था, ये नहीं लिखा है कि जो है यहाँ पे लगवाया या किसी ने स्थापना की, बनवाया, पूछ लिखा है। हर्षवर्धन राज्यकाल में एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? तो स्थित तो कहीं भी हो सकता है ना। तो हर्षवर्धन के राज्यकाल में नालंदा जो है अवेलेबल था। नालंदा की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी, और वो जो है अभी तक जो है यहाँ पर चला आ रहा था, जो हर्षवर्धन के राज्यकाल में था। तो सही आंसर हो गया नालंदा। चीनी यात्री वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? चीनी यात्री हमारे यहाँ 629 से लेकर के और 644 तक, इतने साल तक, 30, 14, 15 साल तक जो है ये रहा था। ठीक है और इसने, वेनसांग ने हर्षवर्धन के राज्यकाल में जो है इसने यात्रा करी थी। इसकी किताब का नाम जो आपको जानना है, CU की जो है इसकी किताब का नाम है। हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया? हर्षवर्धन ने किसे हराया? गोविंद तृतीय, कर्क तैलप या पुलकेशिन द्वितीय। बहुत ही बड़ा जो है अच्छा प्रश्न है। हर्षवर्धन को कहा जाता है हमारे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। ध्यान से देखना, हर्षवर्धन को हमारे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो है कहा जाता है, क्योंकि उसका जो साम्राज्य था वो पूरे जो है उत्तर भारत में फैला हुआ था, पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। अब वो दक्षिण भारत की ओर आना चाह रहा था, लेकिन यहाँ से जहाँ से इसने आना चाह रहा था, यहाँ पे चालुक्य वंश शासन कर रहा था, और चालुक्य वंश का एक राजा था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। ये जो है आया और यहाँ से जब रास्ता किया। दूसरी बात यह है कि हर्षवर्धन अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, तो इसके साम्राज्य से सीमा लग गई। ये अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, तो हर्षवर्धन के साम्राज्य से सीमा लग गई। तो दोनों की सीमाएं जो है आपस में टकरा रही थी। इसी वजह से दोनों की सीमाएं आपस में टकरा रही थी, इसीलिए जो है यहाँ पे लड़ाई जो है हुई। तो हर्षवर्धन जब दक्षिण भारत की तरफ आ रहा था, तो चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहा था। लड़ाई हुई और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। तो जीता कौन? पुलकेशिन सेकंड। लेकिन प्रश्न के हिसाब से भी हमें चलना है। तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है सुधाकर चट्टोपाध्याय। सुधाकर चट्टोपाध्याय का यह कहना है कि बाद में हर्षवर्धन ने फिर पुलकेशिन द्वितीय के ऊपर आक्रमण किया और हर्षवर्धन को हरा दिया। ये एकमात्र इंफॉर्मेशन, एक इतिहासकार का नाम याद रख लो, सुधाकर चट्टोपाध्याय। सुधाकर चट्टोपाध्याय ने ये ऐसा कहा है कि जो है
चलो तो आंसर मिल गया। हर्षवर्धन ने किसे हराया? पुलकेशिन द्वितीय को हराया। पहले हारा फिर हरा दिया। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे और हर्षचरित और कादम्बरी नामक जो है किताबें जो है इन्होंने लिखी थी। इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? इनमें से कौन सा राजा पूछा है। अरे ये कहां से कलर आ जाता है तू। कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी का स्रोत है? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। चलो भवभूति हरिसेन कल्हड़ या बाणभट्ट? निम्नलिखित से कौन, अच्छा निम्नलिखित से कौन कौन पूछा है? निम्नलिखित में से कौन 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 निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के समय की जानकारी का अच्छा स्रोत है? तो भैया इसका जो दरबारी कवि है बाणभट्ट वही अच्छा स्रोत है जो इसके लिए जो है काम करेगा। चलो किस बौद्ध संत और चीन से भारत आई थी यात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी में जो है किया? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसका नाम है इत सिंह। जो आई सिंह लिखा हुआ है ना, आई चिंग, इसका नाम जो है इत सिंह है। यह जो है 700 से लेकर के और 712 तक जो है हमारे यहाँ रहा था। तब हमारे भारत में ऐसा कोई राजा नहीं था क्योंकि 657 में हर्षवर्धन के मरने के पश्चात अब हमारे भारत में जो है छोटे छोटे राजा इधर उधर जो है आ रहे थे। तो इत सिंह ने संस्कृत से चीनी में हमारी भारत की किताबों का अनुवाद किया था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे कहा है? देखो कितना अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तक देश के ब्राह्मण हमारे यहाँ खेती करते थे, ये जो है आपसे पूछा है। किस विदेशी यात्री ने जो है ऐसा कहा है कि तक देश के ब्राह्मण हमारे यहाँ खेती करते थे? तो कहने वाले अंकल का नाम है व्हिन-सांग, जिसकी किताब का नाम है सी यू की इसकी किताब का नाम है, बहुत फेमस किताब है और इसने जो है ऐसा जो है कहा है। चलो हर्षवर्धन ने शासन किया था, तो हर्षवर्धन का जो समय है 606 से लेकर के 647 है। ये टोटल जो समय है 600 वाला, ये 7वीं शताब्दी में आएगा। तो 7वीं शताब्दी जो है सबसे बढ़िया आंसर जो है रहेगा। ठीक है, और ये अपने बड़े भाई राज्यवर्धन के मरने के बाद में जो है राजा बना था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है क्योंकि यह सम्राट था, भारत पर शासन किया, अंतिम सम्राट था हिंदू। और आगे जो सम्राट अगर कोई आएगा तो वो हिंदू नहीं होगा, ये जो है इसका मतलब है। तो यहाँ से जब मुस्लिम आक्रमण हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, हिंदुओं का शासन खत्म, इसलिए अंतिम हिंदू सम्राट है। अब हमारे यहाँ जो भी सम्राट होंगे वो मुस्लिम होंगे, उनको जो है सम्राट न कह करके जो है अलग अलग राजा, बादशाह, पाशा, ये नाम जो है सुल्तान वगैरह जो है कहा जाता है। ठीक है, चलो तो थोड़ा और जो है हम आगे चलते हैं और कुछ प्रश्न जो है आपको और इसी गुप्तोत्तर काल से जो है आपको करा देते हैं। चलो चलो कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि इसी प्रकार से हैं, गुप्तोत्तर काल और उसके आसपास के क्षेत्र से हैं। तमिल रामायण कृति है अंडाल की, यजन, गोदार की, कम्मन की। तो तमिल रामायण जो है कम्मन की जो है ये कृति है। ठीक है, ये चोल शासक जो है, एक समय की बात है, एक चोल शासक हुआ करता था, चोल राजा हुआ करता था। ठीक है, और उसका नाम था कुलोतुंग तृतीय। अच्छा नाम है, कुलो तुंग थर्ड। तो इसके राज दरबार में रह करके कम्मन ने तमिल रामायणम नाम से जो है किताब लिखी थी, जो तमिल रामायण के नाम से जानी जाती है। इसे रामावतारम के नाम से भी जाना जाता है, रामावतारम, इसे रामावतारम के
नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का जो है क्या योगदान जो है रहा था, ये भी गुप्तोत्तर काल का है। चोल राजवंश आगे जो है आएगा एक राजवंश, उसी से संबंधित जो है ये प्रश्न है गुप्त वंश से आगे। तो सुनियोजित प्रांतीय प्रशासन में, एक सुनियोजित राजस्व प्रणाली में, एक सरकार में और एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। जैसे ही आप चोल राजवंश की बात पढ़ोगे तो वहां पर जो है ये देख लेना कि स्थानीय शासन जो है और नौसेना की बातें जो है सबसे मुख्य है। जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, स्थानीय सरकार कहते हैं, वो जो है हमारी सरकार जो है इसकी चोल साम्राज्य की जो है देन है। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो आगे चल करके गुप्तोत्तर काल के पश्चात जैसे हम दक्षिण भारत के और थोड़े से नजदीक पहुंचते हैं, राष्ट्रकूट और चोल वंश जो आ जाते हैं, वहीं से जो है ये प्रश्न है। कौन सा नौसैनिक शक्ति, देखो मैंने जिसका नाम लिया वही आ गया, नौसैनिक शक्ति था। ठीक है, तो चोल वंश जो है हमारा एक नौसैनिक शक्ति था, इसलिए स्थानीय स्वशासन और चोल शक्ति की, नौसैनिक शक्ति की बहुत अच्छी शुरुआत करी। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो चोल वंश का अंतिम शासक राज राजा द्वितीय है। चोल वंश का जो है अंतिम शासक राज राजा तृतीय है। चलो, राज राजा जो है तृतीय जो है यहाँ का अंतिम जो है राजा है। आओ चलो, पुलकेशिन तो जो है हम जो है चालुक्य, बापाती के चालुक्य। चोल राजा जिसने गंगई कौंड कहा जाता था, गंगई कौंड की जो है उपाधि ली थी, इसका नाम है राजेंद्र। अच्छा, एक ध्यान रखना कि चोल वंश के जितने भी राजा हैं सबके नाम एक जैसे हैं। तो चोल राजा है जिसका नाम है राजेंद्र प्रथम, उसने गंगा नदी तक के क्षेत्रों पर जो है आक्रमण किया था राजेंद्र ने। तो ये जो है इसका क्षेत्र यहाँ पे है, गंगा नदी यहाँ पे है, तो यहाँ तक जो है गंगा नदी तक गया था, नहा धो करके घोड़े वोड़े को नला करके आया था। तो गंगा नदी पर आक्रमण करने की वजह से इसे नाम दिया गया गंगई कौंड, और एक शहर भी जो है बसाया जिसका नाम था गंगई कौंड चोलपुरम। एक जो है शहर भी जो है इसने बसाया था। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हैं, ये जो है ग्राम प्रशासन के लिए बहुत जोर से प्रसिद्ध है। तो ये ग्राम प्रशासन वाला जो पॉइंट है वो जो है आपको बहुत ही अच्छे से जो है ध्यान रखना है। किसके शासन काल में ग्रामीण समुदाय को बहुत से सारे अधिकार दिए गए थे। चोल राजाओं के समय में ग्रामीण सरकारों को, ग्रामीण प्रशासन को बहुत अच्छे अधिकार दिए गए थे। फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि ग्रामीण स्वशासन जो आज हमारे भारत में है वो चोलों की जो है देन है। नेक्स्ट, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। श्रीलंका पर कब्जा राजेंद्र ने कर लिया था। हालांकि राज राजा ने भी श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था, लेकिन पूर्ण रूप से श्रीलंका को अपने साम्राज्य में जो मिलाने वाला है वो जो है राजेंद्र ही है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, कांची के पल्लव। ठीक है, तो कांची के पल्लव जो है इनकी राजधानी थी, कांची ही थी। ये भी जो है गुप्तोत्तर काल के, गुप्तोत्तर काल में 3 वंशों को जो है मैंने आपको पढ़ाया था, बादामी या बापाती के चालुक्य, कांची के पल्लव, मदुरई के पांड्या। तो कांची के पल्लव वही है पल्लव, तो इनकी राजधानी जो है यही थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, पल्लव वंश की राजधानी जो है कांचीपुरम में थी। पल्लव राज्य की राजधानी गजधानी कर दी है, राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम में थी। कांचीपुरम अगर आपको देखना हो तो ये देखो तमिलनाडु का मैप लगा हुआ है, तमिलनाडु के मैप में यहाँ पर जो है कुछ शब्दों को लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कांचीपुरम। और ये जो रेड कलर का जो मैप है इसमें भी जो दिखाया गया कि देखो कहाँ पर तमिलनाडु में ये साम्राज्य कभी हुआ करता था। चलो, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया। चालुक्य बापाती के या बादामी के चालुक्यों की जो है बात हो रही है। दक्षिण में, मालवा में, दक्षिण में, या जो है गुजरात में, सुदूर दक्षिण में और दक्षिण में ये जो है बात हो रही है। तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य जो है दक्षिण में स्थापित किया था। इनको बापाती, या बादामी के
चालुक्य कहा जाता है। और बादामी या बापाती कर्नाटक में, केरल के ऊपर जो कर्नाटक है वहां पर जो है एक जगह हुआ करती थी। तो वहां पर जो है इन्होंने अपना साम्राज्य जो है स्थापित कर लिया था। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी बादामी या बापाती थी, और ये जो है कर्नाटक में थी, कर्नाटक में थी। चलो, पश्चिमी भारत में चालुक्य साम्राज्य, पश्चिमी भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य है आया? तो ये रहा हमारा पश्चिमी भारत। यहाँ पर जो है ये चालुक्य साम्राज्य था जिसका राजा पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है। और जैसे ही इनका जो है पतन होता है, यहाँ पर जो है राष्ट्रकूट जो है आ जाते हैं, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों का साम्राज्य जो है यहाँ पर जो है आ जाता है। दंती दुर्ग नामक जो है एक राजा था, दंती दुर्ग, उसे जो है चालुक्यों की कमर तोड़ करके और अपना राष्ट्रकूट वंश जो है स्थापित कर लिया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? अब तक आपने देखा था, जो मैंने डिटेल बताया था कि ये किससे हार गया, उसका नाम था हर्षवर्धन। तो इसने हर्षवर्धन को हराया था। कहानी जो है पूरी मैंने इसी क्लास में आपको बता दी है कि हर्षवर्धन जैसे ही यहाँ से निकला और पुलकेशिन द्वितीय ने जो है इसको जो है धर दबोचा, यानी कि हरा हुरू करके जो है तमंचे पर इसको करवा दिया। पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। फिर यही क्वेश्चन आ गया कि पुलकेशिन द्वितीय किससे पराजित हुआ था? अच्छा, ये दूसरा है, उसमें हर्षवर्धन नहीं है। तो पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन से जो है पराजित हुआ था। ये एक और राजा है जिसने जो है इसको पराजित किया था। ठीक है। तो पल्लव का जो है शासक था, कांची के जो पल्लव थे, तो पल्लव का शासक था जिसका नाम था नरसिंह वर्मन। तो नरसिंह वर्मन ने जो है इसको हरा करके और इसके कई सारे क्षेत्रों पर जो है कब्जा कर लिया था। ठीक। चलो, हिजरी सम्मत कब आरंभ हुआ, ये भी जो हमें आगे मिलेगा। ठीक है। हिजरी सम्मत कब आरंभ हुआ? ये इस्लाम धर्म से जो है संबंधित है। किससे? ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। प्रॉफेट मोहम्मद साहब जब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए, कहाँ से हम आगे बताएंगे, मक्का से, और जब ये मदीना गए तो उसी घटना को जो है हिजरी सम्मत कहा जाता है, उसी घटना को। तो 622 ईस्वी जो है इसका जो है सही आंसर है। ठीक है। चलो, अभी एक दो क्वेश्चन और है। 30 पर हम जो है आ चुके हैं। ओके। पुलकेशिन राजा किस राज्य के थे? पुलकेशिन द्वितीय तो चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन राजा। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल साहब ने जो है यहाँ पर जो है शासन करना जो है स्टार्ट किया था। ठीक है। 750 ईस्वी में इन्होंने पाल वंश की जो है स्थापना कर दी थी। और पाल वंश का सबसे अच्छा राजा जो था उसका नाम था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की थी। आपको हिंट जो है दे दी है। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब का हिंदू शाही राजवंश, जो कि मुस्लिम आंकड़ों का सामना करने वाला था, इसका जो है संस्थापक जो है कल्लर नामक जो है व्यक्ति था, कल्लर। तो कल्लर नामक ब्राह्मण ने कश्मीर के शाही वंश के अंतिम शासक लग तुर्मान को अपदस्थ करके अपनी राजसत्ता स्थापित करके हिंदू वंश की जो है, तो इसका नाम है लग तुर्मान। बस इतना याद करना, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। लग तुर्मान, तो लग तुर्मान जो है एक कश्मीर का जो है एक मुस्लिम शासक था, उसको हटा करके और वहीं पर जो है हिंदू वंश की जो है स्थापना की। चलो,
किस यूनानी इतिहासकार को भारत का इतिहास का जनक कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक जो है एक किताब लिखी थी, ठीक है, और ये इतिहास के पहले इतिहासकार जो है माने जाते हैं, इतिहास का जनक जो है माना जाता है। सिसरो जो है ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि भाई साहब हेरोडोटस को इतिहास का जनक जो है कह दिया जाए। सिसरो ने कहा हमारे भारत में जब लोगों ने इतिहास लिखा तो इनको जो है हरिदत्त नाम दिया गया, संस्कृत में हरिदत्त जो है नाम दिया गया। चलिए, तो ये कुल मिलाकर के मैंने आपको कुछ गुप्तोत्तर काल के जो है मैंने आपको क्वेश्चन जो है कराए। अब हमारा जो लास्ट जो प्राचीन इतिहास जो हमारा चल रहा है, प्राचीन इतिहास में एक बहुत ही अच्छा जो है हमारा एक टॉपिक है, उसका नाम है प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति, जो आपके एग्जाम में आता है। तो अगला हमारा जो क्लास रहेगा वो प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति पर रहेगा। धन्यवाद।